नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं उनको। हमारे मूल संविधान में क्या थी कि टोटल पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि अब वर्तमान समय में क्या हुआ कि 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब ये 8 से 12 जो सफ़र तय हुआ है, ये कुल मिला के 4 संशोधनों के बाद हुआ है। और ये कौन-कौन से संशोधन थे? पहला संविधान संशोधन 1951 वाला, उसके बाद 52 संविधान संशोधन 85 वाला और 73rd और 74th संशोधन 1992 वाले। तो इन चारों संविधान संशोधनों के बाद अब हमारे जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो अब पहली अनुसूची को देखते हैं। तो पहली अनुसूची कहती है संघ और उसका क्षेत्र। जो हमारा संघ है मतलब भारत संघ, और जिसमें इसके क्षेत्र कौन कौन से जो इसके अंदर आते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार उधर साउथ में हो गया, और लक्षद्वीप, कावारती, मतलब जितने भी इसके क्षेत्र हैं भारत के अंदर, जो भी जहाँ पे भी भारत का प्रशासन है, वो सभी क्षेत्र प्रथम अनुसूची के अंदर आएंगे। ये भाग 1 में भी इसका वर्णन मिलता है। और अगर अनुच्छेद में देखा जाए तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। तो राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में भी बताता है। जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम, कि राज्यों के नाम क्या होंगे और उनके न्यायिक क्षेत्र क्या हैं, संघ राज्य क्षेत्र के नाम क्या हैं और उनकी सीमा क्या है। दूसरी अनुसूची जो है भत्ते और विशेष अधिकारों के बारे में बताती है। तो जो हमारे उच्च पदों पे आसीन व्यक्ति हैं उनको क्या भत्ते मिलने चाहिए, क्या उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनकी क्या विशेष अधिकार होने चाहिए, इन सभी बारे में दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो जो हमारे विशेष व्यक्ति हैं उन वो कौन कौन हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति भी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। तो विधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें शामिल रहते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान। जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ या प्रतिज्ञान। अब इसमें किसकी किसकी शपथ की बात होती है? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो जो राज्यसभा है वहाँ पे किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य की कितनी सीटें होनी चाहिए, ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। और ये जो आवंटन होता है वो 1971 की जनगणना के आधार पे किया जाता है। और ये चौथी अनुसूची का जो विवरण है वो हमें अनुच्छेद 80 के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो अनुच्छेद 80 में भी यही कहा गया है कि राज्य और केंद्रों का राज्यसभा में सीटों का विवरण बताया गया है, किस तरह से होने चाहिए। तो राज्यों से कैसे चुना जाता है, राज्यों में मतलब आवंटन कैसे होता है? तो यहाँ पे राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्यों द्वारा चयन किया जाता है। तो जिस राज्य में से निर्वाचन करना है तो वहाँ के जो विधानसभा है उसमें जितने भी सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनके द्वारा इनका चयन किया जाता है। तो सबसे अधिक सीटें कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में हैं 31 सीटें।
सबसे कम सीट कहाँ है? त्रिपुरा में 1 सीट है। और केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे होता है? यहाँ पे निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है कि एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, उनके द्वारा यहाँ से निर्वाचन करके राज्यसभा में सीटें आवंटन की जाती हैं। तो ये सिर्फ 3 ही जगह पे होता है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। क्यों 3 जगह पे? क्योंकि सिर्फ 3 जगह पे ही 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा मौजूद है, जो कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है। अन्य जगह पे क्या दिक्कत है कि वहाँ पे जो जनसंख्या है काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण। जो भी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका जो प्रशासन है उसके बारे में बताया गया है 5वीं अनुसूची में। और इसका जो विवरण है, मतलब इसके बारे में और भी अगर जानना है तो अनुच्छेद 244 और भाग 10 में देखने को मिल जाएगा। 6वीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के बारे में, मतलब उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो ये सिर्फ 6वीं अनुसूची में जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं हमारे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिर्फ इन्हीं चारों को ही इसमें रखा गया है। बाकी अन्य जगह के जो भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन का जो और प्रशासन जो है उसको 5वीं अनुसूची में रख दिया गया है। तो यहाँ का जो प्रशासन होता है वो इस वजह से अलग किया गया है क्योंकि वहाँ पे जो जनजाति है और जो जनजाति के लोग हैं वो शेष भारत से थोड़े से अलग कटे हुए हैं। इसलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो भी जनजाति हैं, इन सभी को इनका ऐसा एहसास कराने के लिए कि ये इनकी खुद की ही सरकार है, इस वजह से इनको अलग से 6वीं अनुसूची में सूचित किया गया है। अब इसमें कुछ जैसे नागालैंड, ये भी उसी तरफ है, लेकिन वहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है उनका काफ़ी, मतलब वो पूरी तरह से नागालैंड वगैरह में नागा लोग, नागा ट्राइब पूरा, उनके अलावा कोई और ट्राइब वहाँ पे है नहीं। इस वजह से वहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि पूरे राज्य में ही सिर्फ वही लोग हैं, उन्हीं के द्वारा उनके नियम बनाए जाते हैं राज्य विधानसभा के द्वारा। इस वजह से वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी और 4 ही राज्यों में रखा गया। कहाँ कहाँ? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। फिर 7वीं अनुसूची देखते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? सूचियाँ हैं। क्या है? सूचियाँ। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। संघ सूची में मूल रूप से 97 थे और वर्तमान में इस समय 95 हो गई हैं। तो इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, एक बार 7वां विधान संशोधन 1956 का और दूसरी बार 101वां संविधान संशोधन 2016 का, जिसकी वजह से 2 कम हो गई। राज्य सूची मूल रूप से इसमें 66 थे और वर्तमान समय में 59 है। इसमें भी 2 बार संशोधन हुआ है, एक बार 42वें संविधान संशोधन में इसको कम किया गया जो कि 1976 में हुआ था, दूसरी बार 101वें संविधान संशोधन 2016 में हुआ है। समवर्ती सूची मूल रूप से इसमें 47 थे, लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हुआ, 52 हो गए हैं। और ये जो सूचियां हैं इनको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची में से जो 5 थे, शिक्षा, जंगल, बाट और माप, मतलब वजन और लंबाई की दूरी, इन सब की माप, और जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा और न्याय को राज्य सूची में से उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। और यही 5 जब बढ़े तो वो 47 से 52 हो गया।
8वीं अनुसूची भाषा। जब संविधान बना था तो उस समय मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हुआ, 22 हो गई हैं। तो भाग 17 में भी इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 का। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जिससे 15 भाषा हो गई। उसके बाद 71 संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोनकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया, जिससे कुल मिला के अब 22 भाषाएं हो गई हैं। अब आइए देखते हैं मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संस्थाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 2011 में उड़िया का नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया। पहले क्या था, 2011 से पहले उड़िया भाषा होती थी, लेकिन अब ओडिया हो गया है। 9वीं अनुसूची जमींदारी प्रथा का अंत और भूमि संबंधी सुधार। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक अलग से अनुसूची बनाई गई। तो ये इसका जो कारण है वो है मूल अधिकारों का उल्लंघन के हो रहा था। जैसे इसमें क्या था, जमींदार लोगों के पास जमीनें होती थीं, तो संपत्ति का अधिकार हो जाता था। तो इसमें काफ़ी ढेर सारी गड़बड़ियाँ मिली। तो इस वजह से कुछ मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। जैसे ज़्यादा संपत्ति वाले के पास कम संपत्ति वाले को उतनी इज्जत नहीं दे रहा था। तो ऐसे ही काफ़ी ढेर सारे विवादों की वजह से मूल अधिकारों का हनन हो रहा था। सभी के पास बराबर मूल अधिकार नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से जमींदारों को ख़त्म किया गया और जो भी भूमि संबंधी सुधार थे उन सभी को किया गया। तो ये जो है जमींदारी प्रथा का अंत, ये सब जो है ये आपको संविधान के 31B में आर्टिकल में देखने को मिल सकता है। यह इस अनुसूची का पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1950 से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1950। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी कानून बनाए गए हैं इस संबंध में, उन सभी पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब वो सभी न्याय के अंडर में लाया जा सकता है। उस पर कोई भी अगर कानून है उसमें न्याय किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता। पहले क्या होता था, 1980s के टाइम में जो सांसद लोग होते थे किसी लालच या किसी और अन्य वजह से अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते थे जीतने के बाद, या दो पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती थी। तो इन्हीं सभी वजह को देखते हुए दल बदल कानून बनाया गया। ये जो था 52 संविधान व संशोधन 1985 में इस अनुसूची को जारी किया गया। इसको दल बदल कानून भी कहा जाता है। अब क्या होता है, जो भी दल बदलता है वो उसको निर्भरता करार दे दी जाती है कि अब ये योग्य नहीं रह गया, अब ये वहाँ का सांसद नहीं रह गया। तो इस वजह से अब कोई भी दल बदल नहीं होता है। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ से संबंध रखता है। इसमें 29 विषय हैं। मतलब जो पंचायतें हैं उनको 29 विषय बताए गए हैं। कोई भी कानून बनाने के लिए 29 विषय उनको दिए गए हैं। ये 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ा गया है। उसके बाद आखिरी 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ हैं और इन नगर पालिकाओं के पास 18 विषय होते हैं किसी भी कानून को बनाने के लिए। तो इसको जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। और ये
अगर हम अनुच्छेद में देखेंगे तो ये दोनों ही अनुसूचियाँ पंचायत और नगर पालिका अनुच्छेद 243 में मिल जाएंगी, और जो भाग 9 है वो हमारा पंचायत से संबंध रखता है और भाग 9A नगर पालिका से। एक बार हम दोहरा लेते हैं पूरा। पहली अनुसूची संघ और उसका क्षेत्र, दूसरी अनुसूची जो भत्ते और विशेष अधिकार हैं, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण, छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, सातवीं अनुसूची जिसमें लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आठवीं अनुसूची भाषा, नौवीं अनुसूची जमींदारी प्रथा का अंत, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून और 11वीं अनुसूची पंचायत, 12वीं नगर पालिका। थैंक यू। प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो।